गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कक्षा 8 के लिए हिंदी पाठ्य पुस्तक है बसंत। हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक का क्या नाम है? बसंत, भाग 3। कौन सी कक्षा के लिए? कक्षा 8 के लिए। कक्षा 8 के लिए हम पाठ पढ़ेंगे पाठ 5, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। इसमें चिट्ठियों के महत्व के बारे में बताया गया है। इस पाठ में लेखक ने चिट्ठियों की अनूठी दुनिया के बारे में वर्णन किया है। बताया गया है कि भले ही संचार के साधनों में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है, लेकिन चिट्ठियों की अपनी अलग एक निराली दुनिया है। फैक्स, एसएमएस, दूरभाष, ईमेल कितना भी अपना प्रभुत्व जमा ले, लेकिन चिट्ठियों का महत्व कभी कम नहीं हुआ है। आज हम पाठ पढ़ेंगे चिट्ठियों की अनूठी दुनिया का है। अच्छा लगता है। आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। पत्रों की दुनिया भी पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है। किसकी दुनिया? पत्रों की, लेटर की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता। अभी भी ऑफिसों में लेटर का या चिट्ठियों का काम होता है। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है? पत्र जैसा संतोष यानी तसल्ली फोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है? पत्र एक नया सिलसिला शुरू करता है। पत्र क्या करता है? एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्र में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है। दुनिया का तमाम साहित्य किस पर केंद्रित है? पत्रों पर। और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। मानव सभ्यता के विकास में किन्होंने अनूठी भूमिका निभाई है? पत्रों ने। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। पत्र को उर्दू में, इसको अंडरलाइन करना, कि कौन सी लैंग्वेज में क्या कहते हैं पत्रों को या चिट्ठियों को। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज और तेलुगु में उत्तरम और जाबू और लेख तथा तमिल में कड़ित कहा जाता है। ये आपका प्रश्न का उत्तर भी होगा किसी का। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं। एसएमएस हमारे डिलीट हो जाते हैं या कोई भी हम जो भी नेट वगैरह यूज़ करते हैं वो ख़त्म भी हो जाते हैं, लेकिन पत्र जब आता है या पत्र में कुछ लिखा होता है तो उसको अपन संजो कर अपने अच्छी जगह पर रख सकते हैं। जब भी उसकी याद आती है किसी की तो हम पत्र आराम से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, यादों को सहेज कर रखते हैं। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं, हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती है, जो साबित करती है कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था कि हजारों साल तक संचार का साधन केवल हरकारे यानी रनर्स या तेज घोड़े रहे हैं। संचार का साधन केवल हरकारे, रनर्स या फिर तेज घोड़े रहे हैं। इसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार ने भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति में संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार, दुनिया बदल रहा है। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन का किसका रूप ले लिया? कला का। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को
सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। हमारे व्याकरण में हम पत्र लेखन का बताते हैं। तरह तरह के पत्र होते हैं, जिसमें निमंत्रण पत्र, नियुक्ति पत्र, बधाई पत्र और निमंत्रण पत्र, कार्यालय पत्र, आवेदन पत्र, प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, ये सब तरह तरह के पत्र हम व्याकरण में पढ़ते हैं। और आपको जानकारी दी जाती है कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं, किस किस लिए कौन कौन से पत्रों को हमको कैसे लिखना चाहिए, ये आपको बताया जाता है ना। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफ़ी प्रयास किए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 में शुरू किया गया था। इसको भी अंडरलाइन करो कि बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता का आयोजन कब शुरू हुआ, तो 1972 में। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है, यानी गांवों की दुनिया, देहात यानी गांव। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या बढ़ रही है। यहाँ तक ही पढ़ेंगे। अगर इतना ही पढ़ेंगे, इसके आपको शब्दार्थ करने हैं। क्या करने? शब्दार्थ। विग्रह कार्य है आपका। अजीब गरीब, अनोखा, SMS यानी लघु संदेश या सेवा, सिलसिला यानी प्रारंभ होना, रास्ता खुलना, अहमियत यानी महत्व देना, हरकारा यानी दूत, डाकिया संदेश पहुंचाने वाला। हरकारा क्या होता है? डाकिया, पोस्टमैन या संदेश पहुंचाने वाला। आवाजाही यानी आना जाना। तह यानी गहराई। प्रशस्ति पत्र यानी प्रशंसा पत्र। मुस्तैदी यानी तत्पर। दस्तावेज यानी प्रमाण संबंधी कागजात, प्रमाण संबंधी कागजात या प्रमाण पत्र। गुडविल यानी सुनाम या अच्छी छवि, कहते हैं ना गुडविल। हैसियत यानी दर्जा। आलीशान यानी शानदार। ढाणी यानी अस्थायी निवास, कच्चे मकानों की बस्ती जो गांव से कुछ दूर बनी होती है। ढाणियाँ जिसे छोटे कब दूर होते हैं, कम मकान, उनके कच्चे मकान होते हैं और दूर दूर होते हैं। ओके, ये आपको शब्दार्थ करने हैं। और भाषा की बात के प्रश्न उत्तर करने हैं। क्या करने हैं? भाषा की बात के प्रश्न उत्तर करने हैं आपको। पहला प्रश्न है, किसी प्रयोजन विशेष से संबंधित शब्दों के साथ पत्र शब्द जोड़ने से कुछ नए शब्द बनते हैं, जैसे प्रशस्ति पत्र, समाचार पत्र। आप भी पत्र के योग से बनने वाले 10 शब्द लिखिए। मैंने अभी बताया आपको तो कौन कौन से पत्र होते हैं। प्रार्थना पत्र, बधाई पत्र, शिकायती पत्र, आवेदन पत्र, निमंत्रण पत्र, संवेदना पत्र, कार्यालय पत्र, नियुक्ति पत्र, त्याग पत्र और शपथ पत्र। ये 10 पत्रों के नाम बताए हैं जो आप लिख सकते हो। आप अपने मन से भी जो पत्र आपको याद हो वो भी लिख सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि मैम आपको जो बताए वही करें, आपको पत्रों का ज्ञान होना चाहिए। पत्र पीछे जोड़ के आपको नए शब्द बनाने हैं। ओके। दूसरा है, व्यापारिक शब्द व्यापार के साथ एक प्रत्यय के योग से बना है। एक प्रत्यय के योग से बनने वाले शब्दों को अपनी पाठ्य पुस्तक से खोज कर लिखिए, यानी इसी में से आपको ढूंढ के लिखना है एक प्रत्यय वाले। ओके, फिर भी मैं बता देती हूँ, आप और ढूंढ के लिख सकते हो। इसमें हो जाएगा, मूल शब्द है सामाजिक, समाज प्लस एक प्रत्यय है। देख लेना अपने को कौन सा प्रत्यय लगाना है, एक प्रत्यय लगाना है। आर्थिक, अर्थ प्लस एक प्रत्यय लग गया इसमें भी। दैनिक, दिन प्लस एक, दैनिक हो गया, एक प्रत्यय लगा। आध्यात्मिक, अध्यात्म प्लस एक आध्यात्मिक। फिर है जीव प्लस एक, जैविक, ये प्रत्यय एक हो गया इसमें भी। प्रारंभिक यानी प्रारंभ प्लस एक, प्रारंभिक।
स्वभाव प्लस इक यानी स्वाभाविक, आरंभ प्लस इक आरंभिक। ओके, आप अपने मन से भी लिख सकते हो कुछ भी। फिर तीसरा है, दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जैसे रविंद्र, रवि प्लस इंद्र। इस संधि में ई, रवि छोटी ई की मात्रा ई है, छोटी ई की मात्रा ये भी छोटी ई है, इन दोनों को मिलाया तो क्या बन गई, बड़ी ई प्लस ई बराबर बड़ी ई हुई। इसे दीर्घ संधि कहते हैं। दीर्घ स्वर संधि के और उदाहरण खोज कर लिखना है। दीर्घ स्वर संधि के मुख्य रूप से स्वर संधियाँ 4 प्रकार की बनी होती, दीर्घ, गुण, वृद्धि और यण। ह्रस्व या दीर्घ ई, अ ई उ के बाद ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ आ आए हो तो आपस में मिलकर दीर्घ आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ हो जाते हैं। इसी कारण इस संधि को दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे संग्रह प्लस आलय, संग्रहालय, महा प्लस आत्मा, महात्मा। इस प्रकार से कम 10 उदाहरण खोज कर लिखिए या अपने शिक्षक या शिक्षिका से को दिखाइए। अपना आप लिखना है। कुछ उदाहरण मैं बता देती हूँ आपको। दीर्घ संधि के देखो, विद्या प्लस आलय विद्यालय, हिम प्लस आलय, प्लस को घन भी बोलते हैं, लेकिन मैं प्लस बोल रही हूँ, आपको ये ध्यान रखना। हिम प्लस आलय हिमालय, पुरुष प्लस अर्थ पुरुषार्थ। अब गुण संधि के देखो, नर प्लस इंद्र नरेंद्र, लोक प्लस उपचार लोकोपचार, महा प्लस उत्सव महोत्सव। फिर वृद्धि संधि के सदा प्लस एव सदैव, महा प्लस ओजस्वी महोजस्वी। यण संधि के देखो, यदि प्लस अपि यद्यपि, सु प्लस आगत स्वागत। ये मैंने 10 बता दिए हैं, आप अपने मन से भी इसको कर सकते हो। ये आपका गृह कार्य है आज का। एक भाषा की बात का 1 2 3 और शब्दार्थ करने हैं आपको। जब भी मैसेज आए आपके पास या नोटिस आए, तब आपको नोटबुक चेक करवाने स्कूल में आना होगा काम कंप्लीट करके।